ओके, सो लास्ट क्लास में देखो हमने यहाँ से शुरू किया था बाइंड फोर्स से। जब भी हम किसी लिक्विड में सॉलिड को इमर्स करते हैं तो उस पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है ना। लिक्विड रिगेन करता है उसकी पुरानी पोजीशन को, ट्राई रिगेन करने के लिए ट्राई करता है। सो उस वजह से फोर्स लगाता है, उस फोर्स को बोलते हैं बाइंड फोर्स या अपथ्रस्ट। ठीक है। यस सर। देन व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? When a body is immersed partially or completely in a fluid, liquid or gas, it experiences an upthrust. जब किसी लिक्विड हम सॉलिड को इमर्स करते हैं तो इस पर एक अपथ्रस्ट लगता है। ठीक है। यस वो सर। कितना लगता है? इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। इस ऑब्जेक्ट ने जितना भी वेट लिक्विड का डिस्प्लेस किया उतना। समझ में आया? यस सर। फिर इसका हमने डेरिवेशन किया था। ठीक है। उसमें हमने प्रूफ किया था, बाइंड फोर्स का फॉर्मूला आया था वी रो जी। वी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। रो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड करेंगे तो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस आ जाएगा। मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू जी करेंगे तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस आ जाएगा। सो प्रूफ हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। समझ में आया क्या? यस सर। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग बाइंड फोर्स। कौन कौन से फैक्टर्स पे बाइंड फोर्स डिपेंड करता है? बाइंड फोर्स डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, density of the liquid, acceleration due to gravity and inversely proportional to the temperature. ये फॉर्मूला याद है ना, इसको देख के लिख सकते हैं, वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जितना ज्यादा डेंस लिक्विड होगा उतना बाइंड फोर्स लगेगा। समझ में आया? यस सर। फिर हमने क्वेश्चंस किए थे इस पर, ध्यान है सबको यहाँ तक? हाँ हाँ सर। क्वेश्चन से पता है? हाँ सर। हाँ नहीं सर, बस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लूंगा, मैं प्रैक्टिस कर लूंगा। हाँ लो। थैंक यू सर। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ये लॉ क्या बोलता है देखो, कि किसी लिक्विड में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को इमर्स करते तो वो सिंक करेगा या फ्लोट करेगा या डूब जाएगा, उसमें से क्या होगा, वो कैसे डिसाइड होगा? जब भी हम लिक्विड में इमर्स करते हैं तो ऑब्जेक्ट का वेट हमेशा नीचे लगता है और बाइंड फोर्स ऊपर लगता है ना। मान लो फर्स्ट केस, अगर वेट बाइंड फोर्स से ज्यादा है, लिक्विड के अंदर जो बाइंड फोर्स लग रहा है उससे वेट ज्यादा है, तो क्या होगा बताओ? ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? नीचे जाएगा, वेट बढ़ा है ना, क्योंकि वेट नीचे की तरफ लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। सिंपल सी बात है, बोलो समझ में आ गई? सेकंड, यस सर। अगर वेट और बाइंड फोर्स इक्वल है तो इसका मतलब ना तो नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम में रहेगा। समझ में आया? यस सर। हाँ। सो क्या लिखेंगे इसमें? बॉडी विल फ्लोट करेगी इन इक्विलिब्रियम। समझ में आया? इनसाइड द लिक्विड। देखो दोनों केस के डायग्राम बनाता हूँ। अगर वेट बड़ा है बाइंड फोर्स से तो ये नीचे जाके बैठ जाएगा आराम से। कब? जब वेट बड़ा है बाइंड फोर्स से। समझ में आया? कब तक नीचे जाएगा? जब तक जमीन नहीं आ जाती। आया समझ में? बी नहीं, एफ बी। और अगर वेट और बाइंड फोर्स तुम लिखने में लग जाते हो यार, रिप्लाई तो करते नहीं हो बिल्कुल भी। हाँ हर्ष, क्या लिख रहे हो? पहले समझ लो ना, फिर लिखना। जब तक मैं पूरा पेज ना लिख दूं तब तक नहीं लिखना है कुछ भी। पूरे पेज को एक साथ लिखना है, सबसे बोल रखा है मैंने पहले भी। ठीक है। यस सर। अगर वेट और बाइंड फोर्स इक्वल है तो ऑब्जेक्ट इस कंडीशन में फ्लोट करेगा। देखो अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े ना उनमें सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट, एक्स्ट्रा डिफिकल्ट है, हल्का सा, ज्यादा टफ नहीं, क्योंकि आप ध्यान नहीं दोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, ध्यान दोगे तो फिर इजी लगेगा।
इस कंडीशन में क्या होगा, ये फ्लोट तो कर रहा है लेकिन पूरा लिक्विड के अंदर है, इसलिए मैंने लिखा इनसाइड द लिक्विड। समझ में आया क्या? यस सर। सर ये Yes. नीचे भी नहीं जाएगा ऊपर भी नहीं जाएगा क्योंकि वेट और बाइंड फोर्स इक्वल लग रहे हैं। आया समझ में? अब हाँ, एक और कंडीशन होती है थर्ड, जिसमें वेट अगर बाइंड फोर्स से कम है। देखो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं, एक बार तो वो पूरा अंदर चला जाता है, फिर आपने देखा होगा वापस ऊपर आता है। आया समझ में? पूरा अंदर क्यों जाता है? क्योंकि एयर में तो कोई बाइंड फोर्स लग नहीं रहा था, ओनली वेट था, तो इसकी वजह से अंदर चला गया, डूब गया अंदर जाके। फिर आपने देखा होगा वापस ऊपर आते हैं कुछ कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ कुछ डायरेक्ट अंदर चले जाते हैं। समझ में आया क्या? तो ये अंदर चला गया, है ना? अब इस पे जो हाँ, बाइंड फोर्स है वो ज्यादा लग रहा है, बाइंड फोर्स ज्यादा लग रहा है, ऊपर वाला फोर्स, तो ये ऊपर आएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। अब पहले तो यहां तक आएगा इतना लेवल, बट यहां तक भी बाइंड फोर्स ज्यादा ही है। फिर क्या करेगा ये, थोड़ा सा ये जैसे टॉप सरफेस है, इससे थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने लगेगा। समझ में आया क्या? तो उससे इसका बाइंड फोर्स डिक्रीज होने लगेगा। क्यों? क्योंकि बाइंड फोर्स का फॉर्मूला होता है वी रो जी। ये वी क्या होता है? जो अंदर होता है लिक्विड के। समझ में आया? जब पूरा अंदर था तो पूरा वॉल्यूम अंदर था, तो बाइंड फोर्स ज्यादा था, वी ज्यादा था क्योंकि वी इनसाइड। अब जैसे जैसे बाहर निकला, ऊपर आ रहा है ना, अभी ये ऊपर आ रहा है ऐसे। समझ में आया क्या? तो इसका बाइंड फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, और एक पोजीशन ऐसी आएगी कि बाइंड फोर्स डिक्रीज होते 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 वेट के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। उस केस में जाके फिर ये रुक जाएगा, ऊपर जा रहा है ना ये, तो ऐसे पार्शियली थोड़ा बाहर निकल जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे ऑब्जेक्ट आधे बाहर आधे अंदर दिखते हैं, दिखते कि नहीं दिखते? हाँ सर, नारियल भी आधा बाहर आधा अंदर। हाँ, समझ में आया? उसका जैसे बॉल, प्लास्टिक की बॉल डालो, थोड़ी सी अंदर रहेगी, मैक्सिमम बाहर रहती है, क्योंकि उसके अंदर एयर भरी हुई, वो उसका रीजन समझेंगे अभी। ठीक है? सो अगर बाइंड फोर्स ज्यादा लगता है ना, तो एक बार डूबने के बाद जैसे प्लास्टिक की बॉल को आप अंदर ले जाके छोड़ दो, एकदम से ऊपर आएगी। हाँ सर। आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि उस हाँ पे सर। बाइंड फोर्स, उसका वेट तो बहुत कम है और बाइंड फोर्स बहुत ज्यादा है, तो ऊपर आएगी। और कब तक ऊपर आएगी? जब तक बाइंड फोर्स उसके वेट के इक्वल ना हो जाए। क्योंकि बाहर निकलने के बाद बाइंड फोर्स कम होने लग जाएगा, क्योंकि वी कम हो जाता है बाहर निकलने के बाद। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। ये वाला वी हम फॉर्मूले में रखते हैं, वी इनसाइड वाला, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट अंदर होता है उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होता है। समझ में आया? और उतना उसी वॉल्यूम की वजह से बाइंड फोर्स लगता है। आया समझ में? यस सर। तो थर्ड वाले केस में क्या होगा, ये कहाँ जाके रुकेगा फाइनली? सर आधा ऊपर आधा नीचे है। जरूरी नहीं आधा ऊपर आधा नीचे, हो सकता है ऊपर ज्यादा हो अंदर कम हो। हाँ सर, वो मतलब वही। कितना, हाँ, मतलब अभी हम बोल देते हैं कि थोड़ा बाहर थोड़ा अंदर, कितना बाहर होगा कितना अंदर होगा वो मैं सिखाऊंगा आपको। समझ में आया क्या? यस तो ये सर। थर्ड वाला केस है। इस केस में बाइंड फोर्स ज्यादा होता है वेट से, बट फाइनली बाहर निकलने के बाद दोनों इक्वल हो जाते हैं और ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है। समझ में आया? यस सर। सो इस केस में क्या होगा, बॉडी विल फ्लोट पार्शियली आउटसाइड पार्शियली इनसाइड। आया समझ में? हाँ यस सर। ठीक है, यहाँ तक लिखो। ये तीनों में कोई डाउट हो तो पूछो, वरना अब मैं आपको सिखाऊंगा कि बॉडी कितना परसेंट डूबती है, कितना बाहर रहती है, कितना अंदर रहती है, पूरा अंदर चली जाती है, वो सब निकालना सीखेंगे। समझ में आया? यस यस सर। सर। और देखो सर ये जो बायोलेंस फ्लोटिंग, फोर्स, हाँ बोलो बोलो हर्ष। बायोलेंस फोर्स सर डेंसिटी के पे मतलब डेंसिटी हाँ चाहिए करता है ना रहती है। डेंसिटी, ये फॉर्मूला देखो ना, डेंसिटी भी आता है। जितना डेंस लिक्विड हो सकता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट इस लिक्विड में डूब गया, हो सकता है किसी लिक्विड में ना डूबे जो डेंस हो। समझ में आया? हाँ सर। तो उस लिक्विड में क्या हो रहा होगा, बाइंड फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, या तो वेट के इक्वल लग रहा होगा या वेट से भी ज्यादा लग रहा होगा, तो नहीं डूबेगा। समझ में आया? हाँ सर। सो लिक्विड की डेंसिटी जितनी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, डेड सी, पता है जॉर्डन में जो है, जॉर्डन और इजराइल में डेड सी है ना,
हाँ उसकी सर। डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, उसमें हम नहीं डूबते, उसमें आप जिसको स्विमिंग नहीं आती वो भी उसमें फ्लोट हो सकता है, आराम से सो सकते हैं उसमें, सर। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा है उसकी। तो डेंसिटी ज्यादा होने से बाइंड फोर्स बढ़ जाएगा, बाइंड फोर्स अगर बढ़ गया तो हो सकता है हमारे वेट को बैलेंस कर दे, तो हम फ्लोट हो जाएंगे। समझ में आया क्या? यस Yes. सर। Yes, sir. Done. सो नाउ अब कब बॉडी फ्लोट करेगी, कितना करेगी, ये सब हमें देखना है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये लिक्विड है, इसमें ये बॉडी हमने इमर्स कर दी, है ना। मान लो थोड़ी बाहर है थोड़ी अंदर है, थोड़ी बाहर है, ये फ्लोटिंग कंडीशन में। तो अगर बॉडी फ्लोट कर रही है इसका मतलब इक्विलिब्रियम में। समझ में आया? इफ ए बॉडी is floating on liquid surface या in liquid surface, then it is in equilibrium। समझ में आया? और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जितने भी फोर्स लग रहे हैं सब इक्वल अपोजिट लग रहे हैं, मतलब बैलेंस्ड है। समझ में आया? हाँ। अब सर एक जैसे मान लो बार अगर बॉडी फ्लोट कर रही है मतलब इक्विलिब्रियम में, फ्लोट कर रही है मतलब ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, रेस्ट पर है, मतलब इक्विलिब्रियम में हुई ना। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। इक्विलिब्रियम का मतलब सारे फोर्सेस बैलेंस है, ठीक है। अब ये मान लो इसके अंदर का जो वॉल्यूम है, बाइंड फोर्स इसकी वजह से लगेगा, है ना। इसको मैं बोल दूंगा वी इनसाइड, है ना। और पूरा वॉल्यूम को मैं बोल दूंगा मान लो वी टोटल, पूरा वॉल्यूम, उसमें बाहर का भी आ गया और अंदर का भी आ गया। समझ में आया? और मान लो इस सॉलिड की जो डेंसिटी है वो है रो एस और लिक्विड की है रो एल, ये सब हमें काम में आएगी। समझ में आया? Yes, sir. है ना। अब देखो क्योंकि ये बॉडी फ्लोट कर रही है, इसका मतलब इस पर नीचे जो वेट लग रहा है और ऊपर जो बाइंड फोर्स लग रहा है, दोनों बैलेंस्ड है, इक्वल है, दोनों है कि नहीं इक्वल? आया समझ में? हाँ, sir. यस सर। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, वेट इज इक्वल टू बाइंड फोर्स। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास, इसका मास, ठीक है, इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास मान लो m है, इंटू जी। समझ में आया? और बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, v रो जी, जी से जी तो कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। अब इसमें v कौन सा लेंगे हम बाइंड फोर्स के लिए, पूरा या अंदर वाला? सर अंदर वाला। अंदर Sir. वाला, याद है ना, हाँ v सर पहले आपको बोला। इनसाइड लेंगे। हाँ, डेंसिटी किसकी लेंगे बाइंड फोर्स निकालने के लिए, लिक्विड की या सॉलिड की? लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है ना, पढ़ाया था ना, रो एल। समझ में आया? यस sir. हाँ। सर। अच्छा, ऑब्जेक्ट का पूरा मास निकालना है तो हमें डेंसिटी गिवन है ऑब्जेक्ट की और वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम कौन सा लेंगे पूरा मास निकालने के लिए, पूरा वॉल्यूम लेंगे या सिर्फ अंदर अंदर वाला लेंगे? यह तो पूरा मास है ना, वेट पूरा है क्योंकि अरे इस बाइंड फोर्स ने पूरे वेट को बैलेंस किया ना, तो मास भी पूरा लेंगे तो वॉल्यूम भी पूरा लेंगे। मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मास कैसे निकालेंगे, बी टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, बी टोटल इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड। समझ में आया? इसकी जगह लिख दिया मैंने। और इधर क्या आया था, वी इनसाइड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। समझ में आया? यस सर। Yes, तो sir. यहाँ रेशियो मिल जाएगा वी इनसाइड अपॉन वी टोटल
इज इक्वल टू रो एस अपॉन रो एल। समझ में आया क्या? यस सर। सर ये जो सेकंड लास्ट है अपने का एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए आप। ये वाली या फिर ये वाली? सेकंड लास्ट ये वाली, नीचे वाली सेकंड लास्ट। ये ना। हाँ सर। मास को क्या लिख सकते हैं? मास, इसके मास को क्या लिख सकते हैं हम? मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कौन सा लेंगे? इसका पूरा। समझ में आया? यस सर। हाँ। और डेंसिटी कौन सी लेंगे? जो सॉलिड की, इसकी डेंसिटी लेंगे ना, इसकी खुद की, वो गिवन है क्वेश्चन में, रो एस। समझ में आया? तो यस उसकी जगह लिख दिया वी टोटल इनटू रो एस। आया समझ में? हाँ नाउ सर। वी इनसाइड अपॉन वी टोटल इज इक्वल टू रो एस अपॉन रो एल। अब देखो, अब इसमें केसेस देखो। केस फर्स्ट, अगर रो एस रो एल से बड़ा है, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से बड़ा है, तो इसका मतलब इसके हिसाब से इसमें ये वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। समझ में आया? यस सर। तो वी इनसाइड अपॉन वी टोटल का रेशियो 1 से ज्यादा आएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है? वी इनसाइड वी टोटल से बड़ा हो जाएगा। वैसे तो हो नहीं सकता मैक्सिमम, बट इसका मीनिंग समझो आप। वी इनसाइड वी टोटल से बड़ा हो जाएगा मतलब ये ऑब्जेक्ट पूरा डूब के नीचे जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। पूरा अंदर आ जाएगा तब इस, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वी इनसाइड वी टोटल से बड़ा हो जाए। बट अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर लिक्विड से ज्यादा है, तो इसके हिसाब से वी इनसाइड वी टोटल से बड़ा आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट विल सिंक। समझ में आया? यस सर। ऑब्जेक्ट विल सिंक, ये वाला, इस केस में ये वाला ऑब्जेक्ट। आया समझ में? हाँ सर। केस 2, अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल है, तो इसका मतलब क्या आया? वी इनसाइड इज इक्वल टू वी टोटल। इसका मतलब क्या है? समझ में आया क्या? मतलब अंदर का जो वॉल्यूम है और जो टोटल वॉल्यूम है इक्वल है, मतलब पूरा का पूरा वॉल्यूम अंदर है। समझ में आया? जैसा कि इसमें था, पूरा का पूरा टोटल वॉल्यूम इसके अंदर ही है ना। समझ में आया क्या? और ये सिंक भी नहीं कर रहा है। आया समझ में? तो ऐसा कब होगा कि ऑब्जेक्ट पूरा अंदर हो जाए और फ्लोट करे, सिंक ना करे? जब दोनों की डेंसिटी इक्वल हो। आप लिक्विड में ऐसा ऑब्जेक्ट डालते हो जिसकी डेंसिटी उस लिक्विड के इक्वल हो, तो पूरा डूब भी जाता है और नीचे भी नहीं जाता है। समझ में आया क्या? हाँ सर। सो इसमें क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट विल फ्लोट फुल्ली इनसाइड। समझ में आया? हाँ सर। देन इधर लिख रहा हूं मैं, केस 3, अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड से भी कम हो। देखो डेंसिटी जितनी कम होगी सॉलिड की, उतना हल्का होगा, उतना उसके डूबने के चांस कम होंगे, क्योंकि उसका वेट कम हो जाएगा। समझ में आया? वेट ज्यादा क्यों होता है? देखो एक बॉल प्लास्टिक की जिसमें एयर भरी हुई है, उसका वेट ज्यादा होगा, या उसी साइज और शेप की एक बॉल जो लेदर की है, किसका वेट ज्यादा होगा? लेदर की बॉल का। पूरी सॉलिड है वो तो अंदर से। समझ में आया क्या? हाँ, इसलिए लेदर की बॉल की डेंसिटी ज्यादा है और प्लास्टिक की बॉल की डेंसिटी तो बहुत कम है, एयर है उसके अंदर तो मैक्सिमम तो। समझ में आया? हाँ। क्यों हाँ कम है सर। प्लास्टिक की बॉल की? क्योंकि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो प्लास्टिक की बॉल का मास तो बहुत कम है और वॉल्यूम उतना का उतना ही है जितना लेदर की बॉल का है। समझ में आया? बहुत हल्की होती है ना प्लास्टिक की बॉल, तो अंदर एयर है, इसलिए उसकी डेंसिटी बहुत कम है। और डेंसिटी बहुत कम है तो लिक्विड से भी कम होगी, तो वो फ्लोट करेगी। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो जिन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होती है उनका वेट भी कम होता है, इसलिए हो सकता है वो फ्लोट कर जाए, क्योंकि बाइंड फोर्स उन पे ज्यादा लग जाएगा वेट से। समझ में आया? यस यस। सर। और जो हेवी होते हैं जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो सिंक हो जाते हैं। आया समझ में? यस सर। सो हाँ सर। डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर कम है लिक्विड से, तो इसमें ये रेशियो, सेकंड केस में तो क्या इक्वल थे, कैंसिल हो गया था तो 1 आ गया था, तो वी इनसाइड इज इक्वल टू वी टोटल आ गया था। बट अभी ये कम है तो ये रेशियो 1 से कम आएगा।
है ना। तो इसका मतलब V इनसाइड अपॉन V टोटल 1 से कम आएगा, इसका मतलब V इनसाइड V टोटल से कम आएगा, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है। समझ में आया? V इनसाइड कम है ना पूरे वॉल्यूम से, इसका मतलब ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा पार्शियली आउटसाइड पार्शियली इनसाइड। आया समझ में? Yes, sir. हाँ सर। जैसे जैसे वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। Yes. और आयरन की डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ आयरन नियरली होती है 7000 टू 8000 के बीच में। मैं 7500 लिख देता हूँ। समझ में आया? तो आयरन डालोगे वाटर में तो आराम से डूब जाएगा, डूबेगा ही Yes. डूबेगा। हाँ। और ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो 1000 से कम होती है। ऑयल की, किसकी? ऑयल की। तो वाटर में ऑयल डालोगे, मान लो इसमें ऊपर से 1 लीटर ऑयल डाल दो, तो ऑयल ऊपर ही इकट्ठा हो जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ। हाँ सर। तो मुझे बताओ, शिप जो बनते हैं वो भी तो स्टील या आयरन से बनते हैं। शिप Yes. हाँ सर। तो वो तो पूरे बाहर होते हैं, अंदर अंदर भी होते हैं, बट बाहर भी होते हैं। डूबते क्यों नहीं है वो? डूबते क्यों नहीं? मुझे बताओ, Ship शिप का design. तुमने ऐसा शिप देखा है क्या जिसको हमने बना दिया और उसके अंदर आयरन से बनाया, स्टील से बनाया, और उसके अंदर उसके कमरों में भी आयरन भर दिया? ऐसा शिप देखा है क्या? उसके रूम्स में भी आयरन है? नहीं देखा ना। उसके रूम तो होलो है ना। उसके हाँ रूम सर। जो है वो क्या है? होलो। हेलो। सारे रूम होलो है उसके, एयर भरी हुई है उसमें। तो इसकी हम देखो, इसकी साइज तो इतनी बड़ी है, जैसे प्लास्टिक की बॉल है ना, साइज तो उतनी बड़ी है, बट अंदर तो एयर है, तो उसकी एवरेज डेंसिटी कम हो जाती है ना। इसकी डेंसिटी आप निकालोगे शिप की, तो इसका मास अपॉन इसका वॉल्यूम, अब इसका वॉल्यूम तो बहुत बड़ा है। समझ में आया क्या? हाँ। Yes, बट sir. मास, एयर का तो मास नेग्लिजिबल है। मैं जो इस आयरन का मास आएगा वो उसके वॉल्यूम के कंपेयर में, अगर आप पूरा आयरन भर देते इसमें, समझ में आया, तो फिर तो मास बहुत ज्यादा आता, फिर डेंसिटी आ जाती 7500 की। बट आयरन की जगह क्या भरा हुआ है? एयर, या हम जैसे लोग। बट मैक्सिमम तो एयर है। समझ में आया? मैक्सिमम वॉल्यूम किससे कवर्ड है शिप का? एयर से। आया समझ में? हाँ सर। अरे ये तो बोलो। तो उस केस में क्या होगा? ये मास बहुत कम हो जाएगा, वॉल्यूम तो अभी भी उतना ही है, चाहे आप इसको आयरन से भर दो या एयर से भर दो, वॉल्यूम तो इतना ही है ना इसका। एयर से हाँ भरने सर। में मास बहुत कम हो जाएगा, तो इसकी डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। वाटर की डेंसिटी जो होती है 1000, उससे भी कम हो जाएगी, इसलिए नहीं डूबता है। समझ में आया क्या? हाँ सर। यस। आया समझ में? एयर की डेंसिटी तो बहुत कम है ना, इसमें मैक्सिमम एयर है। हमें लगता है अरे शिप आयरन का बना है, आयरन की नेल तो डूब जाती है, शिप क्यों नहीं डूबता है? उसका रीजन है ये। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। सो इसके लिए मैंने आपको पहले लॉ ऑफ फ्लोटेशन समझाया। उससे आपको क्या समझ में आया? कि अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर लिक्विड से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट डूब जाता है, इक्वल है तो पूरा डूबता है लेकिन अंदर नहीं जाता। समझ में आया? Okay, sir. नीचे नहीं गिरता, सिंक नहीं होता, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आ जाता है इस केस में। और अगर कम है तो फिर तो आधा, मतलब कुछ परसेंट बाहर और कुछ परसेंट अंदर। यह भी लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा, रुक जाओ, एक एग्जांपल में पहले कराता हूँ। जैसे मान लो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है 800 kg पर मीटर क्यूब, और इसको वाटर में डाला, डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो हमें बताना है कितना अंदर होगा कितना बाहर होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी V इनसाइड अपॉन V टोटल इज इक्वल टू रो एस अपॉन रो एल। ये होता है ना, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, है ना। तो V इनसाइड अपॉन V टोटल इज इक्वल टू 800 अपॉन 1000
मतलब 0.8, यस सर। मतलब V इनसाइड क्या हुआ 0.8 टाइम्स ऑफ V टोटल। समझ में आया? Yes, sir. मतलब अंदर 80% है, 0.8 मतलब कितना 80% अंदर है और 20% बाहर है। समझ में आया? Yes, sir. मान लो अगर ये डेंसिटी ऑफ सॉलिड 500 होती तो यहाँ पे 500/1000 मतलब 0.5 आता, मतलब 50% अंदर 50% बाहर। समझ में आया? मान लो ऐसा हाँ। सॉलिड ले लो जैसे प्लास्टिक की बॉल है, उसकी डेंसिटी तो न्यू समझ लो 100 के आसपास होगी, 100 kg/m3, क्योंकि एयर वेयर है ना उसमें तो, या 200 मान लो 200 kg/m3 आया सोच में? Yes, sir. हाँ? तो यहाँ पर क्या आएगा 200/1000 मतलब 0.2 आएगा, मतलब इनसाइड वाला वॉल्यूम सिर्फ 0.2 है टोटल का, मतलब सिर्फ 20% है अंदर की तरफ। समझ में आया? Yes, तो क्या sir. अभी डायरेक्ट मन में भी निकाल सकते हो क्या? जैसे मैंने बोला कि सॉलिड की डेंसिटी है 700 और वाटर की लिक्विड की डेंसिटी 1000, तो कितना अंदर होगा कितना बाहर होगा? 0.7। 0.7. मतलब परसेंटेज में बताओ 70% 70%. हाँ 70%। सर। और बाहर बाहर 30% बार 30 है ना? हाँ, अब मैं बोलूं कि एक सॉलिड है जिसकी डेंसिटी 700 और एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है 1400, 700 और 1400, अब वो कितना उस वाले लिक्विड में वो कितना अंदर होगा कितना बाहर होगा? 50-50, आधा बार आधा। 50-50। समझ में आया? देखो आपने लिक्विड हाईली डेंस ले लिया 1400, तो वो और बाहर आ गया। समझ में आया क्या? डेंसिटी Yes, बढ़ने से और बाहर आ गया ना वो। आया समझ में? Yes, sir. हाँ, मान लो और ज्यादा डेंस लिक्विड ले लूं मैं कि 700 सॉलिड की डेंसिटी और 2800 लिक्विड की डेंसिटी है, तो उसमें कितना अंदर कितना बाहर? सर 6% अंदर रहेगा और 4%। नहीं 1/4 रहेगा ना, 700 अपॉन क्या लिखोगे 700 अपॉन 2800, आपने पता नहीं क्या सुना, तो कितना आएगा 1/4। रेशियो कितना आएगा V इनसाइड अपॉन V टोटल का 1/4, मतलब 0.25, मतलब 25% अंदर 75% बाहर। आवाज आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। sir. Are you? Yes. Yes. समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन तो हम ओरल भी कर सकते हैं। अब लिखो, सो दिस इज लॉ ऑफ फ्लोटेशन। क्या तुम्हें बताना आ जाएगा कि कितना अंदर कितना बाहर? Yes, sir. हाँ